कितनी ज्यादा ठंड है। सच में ऐसे ठंडे मौसम में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। प्रीति सुबह उठकर रसोई में जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। तभी वहां पर उसकी जिठानी सीमा आंख मसलते हुए रसोई में आती है। क्या बात है दीदी, अभी भी नींद में लग रही हो, लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हुई अभी तक। अरे भला सर्दियों में किसकी नींद पूरी होती है। सर्दी में तो बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मन करता है बस रजाई में लेटे रहो। हाँ, मन तो करता है, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते। सभी को नाश्ता परोसा जाता है। बहू, एक काम कर, हीटर चला दे। हीटर के आगे बैठकर खाने में अलग मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। प्रीति हीटर ऑन करती है और सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। मेरे लिए जरा और गर्म कपड़े निकाल देना। अब ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने न्यूज में देखा था, हो सकता है इस बार ज्यादा ठंड बढ़ेगी। ऐसी ठंड में कुछ भी करना नामुमकिन सा लगता है। ठंड में सबसे ज्यादा नामुमकिन काम मुझे सुबह जल्दी उठना लगता है। बाकी पूरा दिन तो फिर भी एक बार इंसान काट ले, लेकिन सुबह सुबह बाप रे बाप। सबकी बातें सुनकर प्रीति मन में सोचती है, सुबह का काम बहुत मुश्किल होता है। हाय, इस बार ठंड भी ज्यादा पड़ेगी। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सीमा और प्रीति भी घर का बाकी काम करती है। दोनों जब छत पर कपड़े धो रही थी। इतने ठंडे पानी से काम करना बड़ा मुश्किल है। ठंडा ठंडा पानी याद दिला दे हमारी नानी। एक तो ठंड में सारे कपड़े ठंडे पानी से ही धोने पड़ते हैं, ऊपर से हाथ से धोने पड़ते हैं, सो अलग, मशीन में वरना खराब हो जाते हैं। अरे ठंड में तो काम बढ़ ही जाता है। कपड़े साफ करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में आराम कर रही थी और प्रीति अपने फोन में रील देख रही थी। तब वो फटाक से फोन लेकर सीमा के पास गई। दीदी दीदी देखो जरा, फोन में क्या न्यूज आ रही है। अरे ऐसी कौन सी न्यूज आ रही है, ला दिखा जरा। अब कौन सा कहर बरसने वाला है। इस बार तो ठंड का कसूता ही कहर बरसने वाला है दीदी। सीमा प्रीति के फोन में न्यूज देखती है। इस साल बरसेगा ठंड का कहर, हर जगह चलने वाली है शीत लहर, इसलिए सभी को इस बार ठंड से बचकर रहना होगा। इस बार अगले कुछ 15-20 दिनों तक इतनी भारी ठंड पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं कि नल का पानी भी बिल्कुल जम जाएगा। नल से भी पानी की जगह निकलेगा बर्फ का टुकड़ा। इसीलिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और ठंड से बचाव करने के पूरे प्रबंध कीजिए। गुड बाय। ये न्यूज सुनकर सीमा के तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। यार प्रीति, अब हम क्या करेंगे। इस बार इतनी ज्यादा ठंड बरसने वाली है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतनी ठंड में मुझसे काम नहीं होगा। हाय बाप रे बाप, सुबह का नाश्ता बनाने में तो मेरी नानी याद आने वाली है मुझे। सच में दीदी, सिर्फ नानी नहीं, हमें दादी फूफी सब याद आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इतनी कड़ाके की ठंड में तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमें कुछ न कुछ जरूर सोचना चाहिए इस बारे में। घर में तो कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। अरे मदद करना भूल जाओ, ये तो बहुत दूर की बात है। सब अपने अपने बिस्तर में घुसे रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इतनी ठंड में काम से बचने के लिए क्या ही कर सकते हैं। सोचो दीदी, कुछ तो सोचना ही होगा। प्रीति कुछ सोचती है और उसके बाद कहती है, क्यों ना दीदी हम दोनों एक डील करें। कैसी डील। हम कुछ समय का काम बांट लेते हैं दीदी, ताकि हमें काम करने में आसानी हो सके। हम दोनों पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें आराम से रजाई में बैठकर आराम करने का टाइम भी नहीं मिलता। अगर हम दोनों टाइम बांट लेंगे तो दूसरे टाइम पर दूसरा बंदा बिल्कुल फ्री रह सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रीति, अगर तुम सुबह का काम ले लो फिर मजा ही आ जाएगा। मुझसे ना बिल्कुल उठा नहीं जाता सुबह सर्दियों में। सवेरे सवेरे रजाई से उठने का मन ही नहीं करता। क्या प्लीज सुबह का काम तुम देख सकती हो। हाँ बिल्कुल दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सुबह उठकर काम करना बहुत मुश्किल है। सच में रजाई से निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं करता। अब सुबह सबके लिए उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है तो ज्यादा जल्दी उठना पड़ता है। मैं सुबह का काम कर दूंगी, लेकिन फिर बाकी का काम आपको करना होगा। ये बात सुनकर सीमा खुश हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, बाकी का सारा काम मैं कर दूंगी। तू बस पिंकी को भी ना सुबह जल्दी उठाकर तैयार कर देना। सुबह का काम तुम कर दोगी तो बाकी काम मैं आराम से कर दूंगी। अब दोनों की डील पक्की हो जाती है। अगले 15 दिनों तक उन्हें अपनी डील के अनुसार काम करना पड़ता है। सुबह सुबह प्रीति उठकर रसोई में जाती है, सुबह का खाना बनाती है। ठंड में सुबह जल्दी उठना मुश्किल है और ठंड में सबके लिए सुबह का खाना भी मुझे बनाना है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। प्रीति रसोई में खाना बना रही थी। उसके बाद प्रीति पिंकी को उठाकर उसे तैयार करती है। चाची, आज मम्मी नहीं उठी, उन्होंने तैयार नहीं किया मुझे।
हाँ बेटा, क्योंकि अब से स्कूल के लिए तुम्हें मैं तैयार करूंगी। एक तरफ प्रीति घर का सुबह का काम खत्म कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब यश सुबह तैयार होते हुए सीमा को उठा रहा था। अरे उठ भी जाओ सीमा, अब कितनी देर तक सोती रहोगी? क्या तुम्हें हमारे लिए उठकर नाश्ता नहीं बनाना? अरे सोने दो ना मुझे, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? अरे मैं नींद नहीं खराब कर रहा हूँ, मैं तुम्हें उठा रहा हूँ तुम्हारे काम करवाने के लिए। अब मुझे ठंड में सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाने का जिम्मा प्रीति ने ले लिया है। बाकी दिन का काम मुझे करना है, लेकिन सुबह का काम प्रीति करेगी और मैं यहाँ पर आराम से रजाई में सोती रहूंगी। अब सभी सुबह का चाय नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीमा आराम से देर से सोकर उठती है तैयार होने के बाद। आज तक सर्दी में देर तक सोने का जो असली मजा लिया है मैंने, हाय बहुत समय बाद लिया है, कसम से मजा आ गया। प्रीति ने सुबह जल्दी उठकर ठंड में काम किया और मैंने आराम से रजाई में सोकर मजा किया। अब आराम से बाकी काम करूंगी। अब सीमा बाकी पूरे दिन का काम करती है। इस तरह प्रीति सुबह का काम करती और सीमा बाकी पूरे दिन का। एक दिन सीमा दोपहर का खाना बना रही थी। आहा, बाजरे की रोटी, सरसों का साग और बथुए का रायता खाकर मजा आ गया भाई। हाँ भाभी, बड़ा अच्छा खाना बना था। आज तो अपने अलग ही रूप दिखा दिया अपना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज मैं खुश जो हूँ। सुबह 11 बजे तक जो सोने को मिला था महारानी को, आराम से बिस्तर में लेटी हुई थी कामचोरों की तरह। नहीं नहीं मम्मी जी, ये आपकी बात गलत है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने और प्रीति ने दोनों मिलकर डील की है। कैसी डील भाभी? बस यही कि सुबह का खाना प्रीति संभालेगी और बाकी पूरे दिन का काम मैं संभालूंगी। अब जब सुबह उसने सारा काम टाइम पर कर दिया तो मैं थोड़ी देर तो आराम कर ही सकती हूँ ना। मुझे भी ठंड लगती है, मैं भी तो ठंड में देर तक रजाई में लेटने का मजा लूं, बिल्कुल आपकी तरह मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वैसे करो। उसके बाद सीमा दोपहर के बर्तन साफ कर रही थी। हाय बड़ा ठंडा पानी है। कोई बात नहीं, सुबह से ज्यादा नहीं है, मजा आ गया। सुबह भी लेट उठी और अब काम खत्म हो गया। अब आराम से जाकर फोन चलाऊंगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सारा काम खत्म करने के बाद जैसे ही सीमा रसोई से बाहर निकलती है तो शांति उसके पास आती है। अरे बेटा जरा हमारे लिए चाय पकौड़े तो बना दो। क्या चाय पकौड़े? लेकिन मम्मी जी आपने अभी अभी तो खाना खाया। अरे बेटा शीला आई है, उसके लिए अब चाय नाश्ता तो बनाना ही होगा। उसके साथ थोड़ा सा मैं भी ले लूंगी। आलू गोभी प्याज पालक सबके पकौड़े बना देना, मजा आ जाएगा। और बेटा हम छत पर धूप में जाकर बैठ रहे हैं तो वहीं लेकर आ जाना। जी ठीक है मम्मी जी। तभी वहां प्रीति आती है। दीदी आप सबके लिए चाय पकौड़े बना रही हैं, तो जरा मेरे लिए भी बना देना, मैं भी आराम से चाय पकौड़े का मजा लूंगी। हाँ ठीक है। अब सीमा सभी के लिए चाय पकौड़े बनाती है और वो शांति और शीला को भी छत पर चाय पकौड़े देकर आती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को भी उसके कमरे में चाय पकौड़े देने जाती है। थैंक यू दीदी। वेलकम। अब जाकर मेरा काम खत्म हुआ, अब थोड़ी देर आराम करूंगी। सीमा अपने कमरे में थोड़ी देर रजाई में लेटने जाती है। ओए रजाई में लेटकर मूवी देखने का तो मजा ही अलग है, कितना अच्छा लग रहा है। प्रीति रसोई में बर्तन रखने आई थी, तभी रमेश उससे कहता है, बेटा जरा हमारे लिए शाम का नाश्ता तो बना दो, अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं। माफ करना पापा जी, लेकिन दोपहर और रात को खाने का डिपार्टमेंट दीदी ही संभालती है, मेरा सिर्फ सुबह का है। इतना कहकर प्रीति वहां से चली गई। रमेश सीमा को आवाज लगाता है, बहू, सीमा बहू कहाँ हो, जरा इधर तो आओ। सीमा रजाई में लेटी हुई थी। अरे अब क्या हो गया, 2 मिनट चैन से लेटी थी कि इन लोगों को शांति थोड़ी ना होती है। सीमा परेशान होकर रजाई से उठकर बाहर आती है। बेटा जरा हमारे लिए चाय नाश्ता बना दो, घर में मेहमान आए हैं। हे भगवान, क्या मुसीबत है, लगता है आज को पूरा दिन चाय नाश्ता बनाने में ही चला जाएगा। अच्छा पापा जी, चाय पकौड़े ले आऊं? नहीं नहीं बेटा, चाय पकौड़े तो कल भी खाए थे, आज जरा समोसे और मठरी बना दो। सर्दी में गर्मा गर्म समोसे खाकर मजा आ जाएगा। हाँ मजा तो आ ही जाएगा और सजा मुझे हो जाएगी, क्योंकि बनाने मुझे जो है। अब सीमा रमेश और उसके दोस्तों के लिए भी चाय समोसे बनाती है। इस तरह सीमा का पूरा दिन चला जाता है। अब उसे रात का डिनर भी तो बनाना था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तब सीमा वहां आती है और थोड़ी देर सोफे पर रेस्ट करती है। प्रीति तुम्हारा सही है, तुम यहाँ पर आराम से बैठकर टीवी देख रही हो, मुझे देखो अभी तो रसोई में जाकर बर्तन भी धोना है। मैं तो थक गई भाई। दीदी अब आपको तो पता ही ये डील हुई है हमारी। अब भले ही मैं रात को आराम कर रही हूँ, लेकिन आप खुद सोचो,
मुझे सुबह 5 बजे उठना होगा, पिंकी को तैयार करना है, सबका टिफिन पैक करना है, सुबह की ठंड में सबके लिए खाना बनाना है। लेकिन आपको कितना फायदा है, आप आराम से रजाई में लेटी रहोगी, लेट तक सोओगी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बस अभी के थोड़े से ही बर्तन तो बचे हैं, उन्हें धोने के बाद आराम से रजाई में लेटूंगी और सुबह लेट उठूंगी। इतना सोचकर सीमा वहां से चली जाती है और सारे बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। अगले दिन प्रीति सुबह जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती है, पिंकी को तैयार करके स्कूल भेजती है। सारा काम करने के बाद चलो अब बस थोड़े से बर्तन रहते, उसके बाद पूरा दिन फ्री रहूंगी मैं, मजा आ जाएगा। आज तो आराम से शॉपिंग करने जाऊंगी, दीदी को सही उल्लू बना रही हूँ। प्रीति सुबह के सारे बर्तन भी साफ कर लेती है, उसके बाद आराम से शॉपिंग करने चली जाती है। तब सीमा दोपहर में 11 बजे उठकर आती है। मम्मी जी, प्रीति कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। अरे वो तो अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने गई है। सही है, मुझे तो शॉपिंग पर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन यूं ही चला जाता है। अब फिर से पूरा दिन सीमा का काम में निकल जाता है और उसे बाकी कोई काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है, उसके बाद शाम का चाय नाश्ता। अरे बाप रे, बहुत थक गई मैं तो। सीमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहां पर उसकी बेटी पिंकी अपना स्कूल का होमवर्क लेकर आती है। मम्मी मेरा होमवर्क करा दो। क्या, अब तुम्हारा होमवर्क भी करवाना है? हाँ मम्मी, बिल्कुल करवाना है, अगर नहीं करवाओगे तो स्कूल में टीचर डांटेगी। उसके बाद सीमा पिंकी को होमवर्क करवाती है। इसी तरह रात का डिनर का समय हो जाता है। एक तरफ सीमा सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति शॉपिंग करके घर लौटती है। तुम्हारा सही है, तुम आराम से शॉपिंग करके घर लौट रही हो। हाँ दीदी, घर का जरूरी सामान भी खरीदना था तो मैं सब लेकर आ गई। सोचा जब बाहर आई हूँ तो अपने लिए भी कुछ खरीद लेती हूँ। हाँ सही है भाई, तुम आराम से शॉपिंग करने जा रही हो और मैं यहाँ घर के काम में लगी हूँ। कहाँ दीदी, ये भी तो घर के काम का ही एक हिस्सा था। अभी आपको बस डिनर बनाना है, मुझे तो सुबह जल्दी उठना होगा। अब इतनी ठंड में सुबह जल्दी उठना आसान थोड़ी ना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती सुबह ठंड में उठकर ठंड का सुबह का खाना बनाना। हाँ, आपका कितना सही है, बाकी दिन का काम करना आता है, सुबह का काम तो नहीं करना पड़ता आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। ठंडे मौसम में सुबह का खाना बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मैं तो आराम से सुबह उठती हूँ भाई। उसके बाद प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और खुश होते हुए कहती है, मेरी फेक न्यूज ने तो कमाल धमाल ही कर दिया, दीदी को भी क्या उल्लू बनाया। फेक न्यूज दिखाने के बाद आराम से सुबह का बस काम कर लेती हूँ और पूरा दिन फ्री रहती हूँ। और दीदी पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है। एक बार सुबह काम करके पूरा दिन आराम से लेटे रहो। दिन में कभी चाय नाश्ता बनाओ, कभी किसी को कुछ दो, कभी किसी को कुछ दो। करती रहे दीदी, मैं तो सही में मजे कर रही हूँ। प्रीति ने अपनी चाल चलकर सीमा से ये डील की थी। इस बात से बेखबर सीमा पूरा दिन काम में लगी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। बेटा, आज घर पर कुछ रिश्तेदार आएंगे, अच्छा सा खाना बना लेना, मीठे में भी कुछ अच्छा बना लेना और गाजर का हलवा भी बना देना। सारी तैयारी अच्छे से करना, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। अब सीमा पूरी दोपहर रसोई में ही बिता देती है। उसे आ रहे मेहमानों के लिए अलग अलग तरह की सब्जी बनानी पड़ती है, साथ में मीठे में गाजर का हलवा भी बना रही थी। यार कसम से अब बहुत हो गया। प्रीति बस सुबह का काम करती है और बाकी दिन का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं तो बैल की तरह एकदम मजदूरी ही करती रहती हूँ पूरा दिन। उसे बस सुबह एक बार जल्दी उठकर सबके लिए सुबह का खाना बनाना है और फिर पूरा दिन आराम से रजाई में लेटकर सोती रहती है या मूवी देखती रहती है। मैं तो इस डील से परेशान हो गई हूँ, जल्दी से ये डील बस खत्म हो जाए। अब सीमा को समझ में आ रहा था कि वो इस डील में गलत फंस चुकी थी। एक दिन शाम को जब सीमा और प्रीति दोनों साथ बैठकर चाय पी रही थी, अब तो हमारी डील खत्म होने वाली है, सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। हाँ दीदी, कब इतनी जल्दी टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे प्रीति, तुमने नोटिस नहीं किया, जितना न्यूज में दिखा रहे थे उतनी ठंड तो इस बार पड़ी नहीं। सच में दीदी, जितना न्यूज में दिखाया था उतनी ठंड तो नहीं पड़ रही, लगता है आगे ठंड बढ़ेगी। अब इसी तरह काम करते हुए बाकी के 2 दिन भी बीत जाते हैं और अब उन दोनों की डील को लगभग 15 दिन खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद सीमा को बहुत खुशी हो रही थी। चलो फाइनली ये डील तो खत्म हो जाएगी, कल से तो डील का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। अब पूरा दिन काम में लगे रहने से तो अच्छा है सुबह जल्दी उठकर एक साथ सभी काम कर लें। पूरा दिन मुझे बैल की तरह सबके लिए चाय नाश्ता खाना बनाना पड़ता है, सर्दियों में बार बार गर्म भी तो करना पड़ता है।
और सर्दियों में चाय कितनी बार पीते हैं ये लोग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति को बड़ा दुख हो रहा था। यार आज तो डील खत्म हो गई, अब ऐसा क्या करूं कि ये डील थोड़ा और दिन चल पाए और मेरी सर्दियां अच्छे से निकल जाए। अगले दिन सुबह सीमा उठकर रसोई में जाती है जहां पर प्रीति पहले से काम कर रही थी। अरे दीदी, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई? थोड़ी देर और आराम कर लेती, सुबह का खाना तो मैं बना ही देती हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बिस्तर में लेट जाओ और आराम से उठ जाना। नहीं 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 प्रीति, मैं नहीं चाहती सुबह सुबह तुम अकेली परेशान हो। वैसे भी मैंने इतने दिन सुबह आराम कर लिया, बहुत है। सुबह का काम खत्म करके दोपहर के काम का समय हो जाता है तब। चलो प्रीति, दोपहर के खाने का समय हो गया है, सबके लिए खाना बना देते हैं। वैसे दीदी, आपको नहीं लग रहा ठंड अब बढ़ रही है? क्यों ना हम अपनी डील को कुछ और दिन आगे कर ले? अरे नहीं 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 नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है प्रीति, अब तो तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा। देख लो दीदी, थोड़ा बहुत करके कुछ हो जाए तो। अरे नहीं बेटा, चलो, अब तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ बेटा, हम दोनों साथ में मिलकर सारा काम करेंगे, चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना हो। दीदी देखो ना प्लीज। शाम के वक्त विशाखा बाजार में सब्जी खरीद रही होती है। भैया, ये बैगन कैसे दिए? बहन जी, बैगन 80 रुपए किलो है। इतनी महंगी? भैया, दूसरी जगहों पर बैगन 60 रुपए किलो है, सिर्फ आप ही इतनी महंगी ला रहे हो। तो दूसरी जगह से ले लो ना बहन जी। विशाखा सब्जी की दूसरी ठेली पर जाती है। भैया, ये बैगन कैसे दिए? 80 रुपए किलो। क्या भैया, इतनी महंगी सब्जी? 60 रुपए किलो लगा दो, 2 किलो बैगन ले लूंगी। इतनी तो हमारी खरीद भी नहीं पड़ती, हम नुकसान थोड़े ही झेलेंगे बहन जी, 80 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, 1 किलो दे दो। आप तो 2 किलो लेने वाली थी, 2 किलो लगा दूं? नहीं भैया, 1 किलो ही लगा दो, 1 किलो आलू दे देना। ठीक है बहन जी। सब्जी वाला विशाखा को सब्जी देता है, वो सब्जी लेकर घर आने लगती है। शाम के 6 बज गए हैं, अभय ऑफिस से घर आ गए होंगे, उन्हें समय पर चाय भी तो देनी है। मम्मी पापा बच्चे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी विशाखा के पास अर्जुन का फोन आता है। मम्मी, तुम घर कब आओगी? मैं आ रही हूँ अर्जुन, बस थोड़ी देर रुक जा बेटे। तुम जल्दी आओ, मुझे मेरा होमवर्क भी कराना है तुम्हें। बेटे, मैं बस 10 मिनट में आई। विशाखा फोन रखकर सोचती है, ऑटो कर लेती हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगी। विशाखा एक ऑटो वाले से पूछती है, भैया शंकर कॉलोनी चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे बहन जी, हम तो सवारी के इंतजार में ही बैठे हैं। कितने पैसे लोगे? 200 रुपए। क्या भैया, शंकर कॉलोनी यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ही दूर है। मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे पूछ लिया, वरना यहाँ से तो पैदल का रास्ता है। 50 रुपए ले लेना, मुझे घर छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहन जी, 50 रुपए तो ऑटो में बैठने के लगते हैं, आपको 50 रुपए में घर कैसे छोड़ दूं? चलो आप 150 दे देना। विशाखा मजबूरी में ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो वाला उसे 150 रुपए में उसके घर पर छोड़ देता है। ऑटो वाले को पैसे देते वक्त विशाखा देखती है कि उसके पर्स में अब सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। उफ, आज भी सारे पैसे खर्च हो गए। विशाखा घर के अंदर जाने ही वाली होती है कि उसी समय वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली ईशानवी ऑफिस से घर लौटी है। ईशानवी के पास अपनी गाड़ी है, वो गाड़ी पार्क कर रही होती है। विशाखा को देखकर ईशानवी उससे बातें करने लगती है। हाय विशाखा। हाय ईशानवी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ, लगता है आप मार्केट से लौटी हो। हाँ, घर के लिए कुछ खरीदारी करनी थी, रोज ही जाना हो जाता है। आपके घर में सब्जियां वगैरह कौन लाता है? आप ही लाती होंगी ना? नहीं, मैं तो सब्जियां, ग्रोसरी सब कुछ ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, घर बैठे बैठे सारी चीजें आ जाती हैं। आपका सही है यार, आपकी जॉब भी है और घर बैठे भी आपका सब मैनेज हो जाता है। हाँ यार, ये तो है, जॉब करने के फायदे तो हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब मेरा भी टाइम हो गया है। ओके बाय ईशानवी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ईशानवी अपने घर चली जाती है और विशाखा भी अपने घर आ जाती है। घर आकर वो सबके लिए चाय बनाती है, उसके बाद अर्जुन का होमवर्क कराती है। रात में घर के सभी सदस्य खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अभय, मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। विशाखा, पिछले हफ्ते ही मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे, सारे पैसे कहाँ चले गए? सारे पैसे घर की जरूरत में खर्च हो गए। आपको क्या लगता है सारे पैसे मैंने खुद पर उड़ाए हैं? मैंने ऐसा कब कहा विशाखा, तुम तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। अभय, आपने जो रुपए दिए थे उसमें घर का राशन, मम्मी पापा की दवाइयाँ, अर्जुन के लिए पेन और कॉपियां आ गई, और रोज की सब्जियां भी तो उन्हीं पैसों से आ रही थी। बच्चों के लिए चॉकलेट, मान्या के लिए जरूरत की छोटी मोटी चीजें सब उन्हीं पैसों से खरीदा है। विशाखा, आज तो महीने की 16 तारीख ही है, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए बचे हैं, अभी पूरे 15 दिन बाकी है। 10,000 रुपए में आधे महीने का खर्च कैसे होगा? आपको तो पता ही है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, ऊपर से अर्जुन के स्कूल से रोज नई नई डिमांड होती है।
आज पिकनिक पर जाना है 500 रुपए लेकर आओ, तो कल कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए 1000 रुपए खर्च करो। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, 60,000 रुपए में हमारा खर्च नहीं चलने वाला। घर खर्च चलाने के लिए हमारे पास हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम तो होनी ही चाहिए। आप ठीक कह रहे हो, अगर हर महीने हमारे पास 1 लाख रुपए हो तो हम अपना खर्चा आराम से चला लेंगे। अभय और विशाखा को लगता है कि हर महीने उनके पास 1 लाख रुपए होंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। एक दिन विशाखा अर्जुन को स्कूल छोड़कर घर आ रही होती है। वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली ईशानवी अपनी गाड़ी से ऑफिस जा रही होती है। ईशानवी का बढ़िया है यार, रोज अपनी गाड़ी से ऑफिस जाती है, अच्छी सैलरी मिलती होगी तभी तो इसने अपनी गाड़ी ले ली है। घर में 2-2 गाड़ियां हैं, पति की अलग गाड़ी और पत्नी की अलग गाड़ी, दोनों पति पत्नी मिलकर 1 लाख रुपए तो कमाते ही होंगे। विशाखा घर आती है तो देखती है कि दरवाजे पर दूध वाला खड़ा है। भैया, आज तो मैंने दूध के लिए मना कर दिया था, कल बच्चों ने दूध नहीं पिया, घर में दूध बचा हुआ है। भाभी जी, मैं दूध देने नहीं आया हूँ, अपना हिसाब करने आया हूँ। इस महीने आपने 1 तारीख को मेरा हिसाब नहीं किया था। तभी विशाखा को याद आता है कि इस महीने अभय की सैलरी 3 तारीख को आई थी, जिस कारण उसने दूध वाले को कुछ दिन का इंतजार करने के लिए कहा था। हाँ भैया, मुझे याद है, आप बताओ आपके कितने पैसे हैं? बहन जी, आपके पूरे 4,000 रुपए हो गए हैं। 4,000 रुपए? इतने कैसे हो गए? हर महीने तो 2,000 का हिसाब होता है। बहन जी, आपने पिछले महीने का भी हिसाब क्लियर नहीं किया, याद करो। आपने ही कहा था कि इस महीने हाथ जरा तंग है, अगले महीने पैसे ले लेना। ओह हाँ, याद आया। ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। विशाखा अपना पर्स खोलकर देखती है तो उसमें सिर्फ 5,000 रुपए बचे होते हैं। मैं 4,000 रुपए दूध वाले भैया को दे दूंगी तो मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए बचेंगे। अभी तो महीने के पूरे 10 दिन बाकी है, फल सब्जियां सब खरीदनी है, कैसे होगा ये सब? लेकिन इसे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। विशाखा 4,000 रुपए लाकर दूध वाले को दे देती है। शाम को जब अभय ऑफिस से आता है तो विशाखा उसे बताती है कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। विशाखा, मेरी सैलरी 1 तारीख को आएगी, तब तक तुम किसी तरह से मैनेज कर लो। काश मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होती तो हमें पैसों की इतनी दिक्कत नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पास 1 लाख रुपए हर महीने आने ही चाहिए। अभय, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जॉब तो मिल ही जाएगी। अब देखो ना, हमारे पड़ोस में ईशानवी रहती है, वो जॉब करती है, रोज अपनी गाड़ी से ऑफिस जाती है, उसे अच्छी सैलरी मिलती होगी तभी तो पूरे परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई फाई है। तुम भी ईशानवी की तरह जॉब करोगी तब हमारे पास महीने के पूरे 1 लाख रुपए होंगे, फिर हमें हर महीने पैसों की तंगी नहीं होगी। मैं कल से ही जॉब ढूंढना शुरू कर देती हूँ। दूसरे दिन से विशाखा जॉब की तलाश शुरू कर देती है। वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर अपना सीवी अपलोड कर रही होती है। उसी समय दरवाजे पर डिलीवरी बॉय आता है। बहू, देख डिलीवरी बॉय आया है, मेरी दवाइयाँ आई होंगी, ले लेना। विशाखा मन ही मन सोचती है कि डिलीवरी बॉय को देने के लिए उसके पास पैसे तो है नहीं। इस बात की टेंशन में विशाखा जब डिलीवरी बॉय के पास जाती है तो उसका झगड़ा हो जाता है। क्या बात है भैया, बार बार बेल क्यों बजा रहे हो? हम बहरे नहीं हैं, आने में थोड़ा वक्त तो लगता है। बहन जी, मैंने तो 2 ही बार बेल बजाई है, हमारे पास बहुत कम वक्त होता है, दूसरे कस्टमर को भी कुरियर देने जाना होता है, हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 2 बार बेल बजा दी। ठीक है, लाओ, कितने पैसे हुए? ये पेड है, आपको इसके पैसे नहीं देने हैं। ओह ठीक है। विशाखा कुरियर लेकर घर के अंदर आती है तो राघवेंद्र कहता है, बहू, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तेरे पास पैसे नहीं बचे होंगे, इसलिए अपनी दवाइयों की पेमेंट मैंने पहले ही कर दी थी। हाँ पापा, आप तो जानते ही हैं कि घर खर्च में अभय के सारे पैसे निकल जाते हैं, हमारी तो कुछ सेविंग भी नहीं हो पा रही है, इसलिए तो मैंने सोचा है कि अब मैं भी जॉब करूंगी। हमारे पास महीने के 1 लाख रुपए आएंगे तो घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा, आपकी दवाइयाँ भी मैं मंगा दिया करूंगी और हम पैसों की सेविंग भी कर लेंगे। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है बहू, लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने पर ज्यादा ध्यान देना, वरना पैसे कब आए और कब खर्च हो गए कुछ पता नहीं चलता। माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, पूरे पैसे हिसाब से खर्च करूंगी। विशाखा जी जान से जॉब सर्च करने लगती है। कुछ दिन के बाद उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। अभय, मुझे एक कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आया है, पूरे 40,000 रुपए दे रहे हैं। वाह, आखिर हम अपने 1 लाख रुपए के टारगेट तक पहुंच ही गए। तुम्हारी और मेरी सैलरी मिलाकर पूरे 1 लाख रुपए हो जाएंगे। अब हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, तुम जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं कल ही ज्वाइन कर लूंगी। अगले दिन विशाखा घर के काम जल्दी निपटा कर अभय के साथ निकल जाती है और अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है। अब विशाखा रोज अभय के साथ ऑफिस जाने लगती है। घर के काम और बच्चों की देखभाल में संजना और राघवेंद्र उसकी पूरी मदद करते हैं। धीरे धीरे विशाखा की जॉब को पूरे 1 महीना बीत जाता है और उसकी पहली सैलरी आती है। अभय, आज मेरी पहली सैलरी आई है। अरे वाह, मेरी भी सैलरी आ गई है।
आज मैं दूध वाले का हिसाब कर दूंगी और हफ्ते भर की सब्जियां लाकर फ्रिज में रख दूंगी। हम इस संडे बाजार जाकर राशन और मम्मी पापा की दवाइयां ले आएंगे। मैं अर्जुन के स्कूल की फीस भर दूंगा। अभय और विशाखा मिल बांट कर घर के सारे खर्चे उठा लेते हैं। सारे खर्चे निपटाने के बाद मेरे पास 30,000 रुपए बच गए हैं। मेरे पास भी 30,000 रुपए बच गए हैं। मैंने कहा था ना कि हमारे पास महीने के 1 लाख रुपए आ जाएंगे तो हमारे खर्चे का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब इन पैसों से हम सेविंग भी शुरू कर लेंगे। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब पैसों की कोई चिक नहीं है। अभय और विशाखा के कुछ दिन बड़ी खुशी से बीतते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी आमदनी बढ़ती है धीरे धीरे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक दिन, अभय देखो ना, मैं शाम को ऑफिस से आकर बहुत थक जाती हूँ। ना खाना बनाने का दिल करता है और ना अर्जुन का होमवर्क कराने का। इस वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। क्यों ना हम अर्जुन के लिए ट्यूशन लगवा दें। ठीक कह रही हो, इससे अर्जुन की पढ़ाई भी इम्प्रूव हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि अब हमारी मान्या भी स्कूल जाने के लायक हो गई है। मान्या का एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं। मैंने सोच लिया है, शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में मान्या का एडमिशन करवाऊंगा। लेकिन उस स्कूल की फीस तो बहुत महंगी है। अरे कोई ना, हम मैनेज कर लेंगे। अब तो हमारे पास हर महीने 1 लाख रुपए आ रहे हैं। अब है अर्जुन और मान्या दोनों का एडमिशन शहर के महंगे स्कूल में करवा देता है और दोनों के लिए ट्यूशन भी लगवा देता है। अब लगभग 50,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई में जाने लगते हैं। विशाखा भी घर के काम के लिए काम वाली लगवा लेती है। एक दिन अभय अपना मोबाइल फोन चार्जिंग में लगाता है। कुछ देर के बाद मान्या अभय के फोन से खेलने लगती है और खेल खेल में फोन उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। फोन बंद हो जाता है। अभय फोन को बार बार ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन फोन ऑन नहीं होता है। अरे यार, फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा। ऑफिस के मेल एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। बॉस की कॉल आ गई तो पता भी नहीं चलेगा। अबे बेटा, फोन तो बन जाएगा, दुकान में जाकर बनवा ले। हाँ, मेरा फोन भी खराब हो गया था। तेरे पापा ने 2,000 रुपए में बनवा दिया था। मम्मी जी, अभय का फोन बहुत पुराना हो गया था तो मैं सोच रही थी कि इसे बनवाने से अच्छा नया फोन ही खरीद लेते हैं। वैसे भी कुछ दिनों में अभय को नया फोन खरीदना ही पड़ता। हाँ यार, फोन पुराना तो हो गया था, बार बार हैंग भी होने लगा था। चलो फिर आज ही आपको नया फोन दिलाती हूँ। मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। विशाखा और अभय बाजार जाते हैं। एक मोबाइल शॉप पर दोनों फोन देखने लगते हैं। कई फोन देखने के बाद, नहीं यार, कुछ पसंद नहीं आ रहा। अगर ये फोन आपको नहीं पसंद तो कोई और फोन ले लो। क्या बात कर रही हो? आईफोन 1.5 लाख रुपए की आती है। हम दोनों की सैलरी मिलाकर 1.5 लाख नहीं है। ईएमआई पर ले लेते हैं। मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। हर महीने ईएमआई चुका दूंगी। इतने पैसे कमाने का क्या फायदा जब हम उसका यूज ही ना कर पाए। चलो ठीक है, ईएमआई पर ले लेता हूँ। वैसे भी मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, मेरे पास ही नहीं था। अब मेरे पास भी हो जाएगा। विशाखा अभय के लिए ईएमआई पर आईफोन ले लेती है। अब विशाखा की सैलरी से हर महीने ईएमआई कटने लगती है। धीरे धीरे दोनों के खर्चे और बढ़ने लगते हैं। एक दिन विशाखा और अभय ऑफिस से घर आते हैं तो उस दिन काम वाली काम पर नहीं आती है। विशाखा बहू, आज रीना काम पर नहीं आई। तू सब्जी लाकर मुझे दे दे, मैं सब्जियां काट देती हूँ, तू खाना बना लेना। मम्मी जी, काम वाली नहीं आई तो हमें खाना बनाने की क्या जरूरत है। आज हम लोग रात का खाना बाहर खा लेंगे। विशाखा बहू, बाहर का खाना सेहत और बजट दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। मम्मी जी, एक दिन बाहर का खाना खाने से कुछ नहीं होता और मैं तो कहती हूँ कि हमें समय समय पर बाहर का खाना खाते रहना चाहिए। वैसे भी विशाखा की नौकरी की पार्टी ड्यू है और आपके आईफोन की भी। तो चले? हाँ, मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। मम्मी पापा, आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। विशाखा अर्जुन और मान्या को तैयार करती है, जिसके बाद पूरा परिवार डिनर करने बाहर रेस्टोरेंट जाता है। मान्या बेटी, आप डिनर में क्या लोगे? मैं डिनर से पहले चॉकलेट शेक पीऊंगी। अर्जुन बेटे, आप क्या लोगे? मैं स्ट्रॉबेरी शेक लूंगा। ओके बेटा। मम्मी पापा, आप दोनों के लिए क्या मंगवाऊं? कुछ नहीं, हम तो सीधा खाना ही खाएंगे। मेरे लिए भी चॉकलेट शेक मंगा लेना। अभय दोनों बच्चों और विशाखा के लिए उसका मनपसंद शेक मंगवाता है। तीनों शेक पीते हैं। उसके बाद सब अपना अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं। मैं पिज्जा खाऊंगा। मैं भी पिज्जा खाऊंगी। मैं तो फ्राइड राइस और चिली पनीर लूंगी। पापा मम्मी, आप दोनों के लिए क्या मंगवाऊं? बेटे, हम वही खाएंगे जो तुम लोग खाओगे। पापा, आप दोनों को जो पसंद हो आप लोग वही खाओ। हमें तो ऑर्डर करना है, हम ऑर्डर कर देंगे। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। विशाखा बहू, सबके लिए अलग अलग खाना मंगवाने में तुम्हारे बहुत पैसे खर्च होंगे। हम दोनों के लिए भी वही मंगा दो जो तुम लोग खाओगे। वैसे भी ये रेस्टोरेंट काफी महंगा लग रहा है। अभय और विशाखा सबके लिए खाना ऑर्डर करते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन जब बिल आता है तो उसे देखकर विशाखा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बिल पूरे 6,000 रुपए का होता है। विशाखा अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करती है।
1 लाख रुपए कमाने की खुशी में अभय और विशाखा को इस बात का होश ही नहीं रहता है कि उन दोनों ने अपने खर्चे कितने बढ़ा लिए हैं। अब हर महीने दोनों बच्चों की स्कूल और ट्यूशन की फीस मिलाकर 50,000 रुपए हो चुके थे, जिसे दोनों आधा आधा पेमेंट करते। इसके अलावा अब दोनों को अपना लिविंग स्टैंडर्ड और हाई करने का शौक चढ़ जाता है। अभय, घर के सारे पर्दे और बेडशीट पुराने हो गए हैं, हमें ये सब नया लेना चाहिए। मैं तो सोच रहा था कि सोफा सेट भी बदल लेते हैं यार, ये सोफा सेट आउटडेटेड हो गया है। हाँ, मैंने कल ही ऑनलाइन एक सोफा सेट देखा है, मुझे तो वही सोफा चाहिए। ऑनलाइन नहीं यार, शॉप पर जाकर खरीदेंगे। अबे बेटे, घर में एक सोफा तो है ही, क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है? पापा, पैसे बर्बाद कहाँ हो रहे हैं? नया सोफा आएगा तो हमारे काम आएगा, घर में मेहमान आएंगे तो हमारे नए सोफे की तारीफ करेंगे। इस पुराने सोफे के चलते मुझे तो किसी को घर बुलाने में शर्म आती है। ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। कुछ दिन के बाद अभय और विशाखा घर में नया सोफा सेट ले आते हैं। उसी समय दोनों बच्चे खाने की डिमांड करते हैं। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, हमारे लिए मैगी बना दो। यार बहुत थक गई हूँ, अभी तो किचन में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। विशाखा अपना मोबाइल फोन उठाती है और ऑनलाइन मैगी ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद घर में डिलीवरी बॉय मैगी लेकर आता है। मान्या, अर्जुन, चलो मैगी खा लो। दोनों बच्चे मैगी खाने लगते हैं। विशाखा बहू, मैगी बनानी थी तो मुझे बोल देती, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? इतने पैसे क्यों खर्च किए? मम्मी जी, ज्यादा पैसे थोड़े ही ना लगे हैं, अब पैसे कमाने का क्या फायदा जब हम उसे खर्च ही ना कर सके। अभय और विशाखा की जितनी सैलरी थी उनके खर्चे उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। इस बात का एहसास उन्हें तब होता है जब दोनों अपने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं। अभय, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं बचे। विशाखा, पैसे तो मेरे अकाउंट में भी नहीं बचे। हम दोनों की सैलरी मिलाकर 1 लाख रुपए हैं, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं है। आखिर सारे पैसे कहाँ चले गए? तुमने कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए, मुझे हिसाब बताओ। देखो, 25,000 रुपए दोनों बच्चों की फीस, 5,000 रुपए आपके फोन की EMI, 2,000 रुपए दूध वाले का हिसाब और 2,000 रुपए हफ्ते भर की सब्जी, 6,000 रुपए रीना की सैलरी और अकाउंट खाली। अभी तो पूरा महीना बचा है। मेरा भी यही हाल है। 25,000 रुपए बच्चों की फीस, 10,000 रुपए का राशन, 5,000 रुपए मम्मी पापा की दवाई और 6,000 रुपए बिजली का बिल, 12,000 रुपए सोफा सेट की EMI, बाकी बचे सिर्फ 2,000 रुपए। क्या सिर्फ 2,000 रुपए? हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? हर महीने 1 लाख कमाने के बाद भी हमारे हाथ खाली ही हैं। सेविंग के नाम पर हम अभी भी जीरो हैं। विशाखा और अभय की बातें सुनकर राघवेंद्र कहता है, तुम दोनों ने क्या सोचा था? घर का खर्च चलाना बच्चों का खेल है? ये काम मनी मैनेजमेंट का है। अपने बजट में किस तरह से घर का खर्च चलाया जाए कि खर्चे भी पूरे हो जाएं और कुछ बचत भी हो जाए, इसके लिए बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। पैसे बचाना इतना आसान नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है।